हेलो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं आज भी लाई हूँ आपके लिए चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का इम्पोर्टेंट नोट्स। अगर समय कम है और पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है या पहले बार भी पढ़ना है तो मेरा ये नोट्स आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है खास। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बाय विच इम्पोर्टेंट इन परमानेंट चेंज आर क्रिएट इन प्लांट एंड एनिमल बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैनिपुलेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ जेनेटिक यूनिट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें डीएनए के अणु अथवा जीन्स में निहित प्राकृतिक कमियों को उन्मूलन किया जाता है अर्थात दूर किया जाता है और विशिष्ट जीन को स्वेच्छा से मतलब जिसको हम चाहते हैं उसी जीन को जीन तकनीक के द्वारा परिवर्तित या विकसित करके गुणसूत्रों में प्रतिरूपित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी जीव में गड़बड़ी युक्त आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो जीन होता है उसको सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित करना होता है। उदाहरण के लिए जब मनुष्य के हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में केवल एक ही तत्व के जो प्रतिस्थापन हो जाता है या गड़बड़ी हो जाता है जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, इसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा पुनः सही किया जा सकता है यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इसे फिर से सही किया जा सकता है। इसके और भी उद्देश्य हैं जैसे कि द मेन एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टू ट्रांसप्लांट द डिस्टर्ब चेन बाई जनरल न्यूक्लियोटाइड चेन, to produce baked plant and animal with desired characters, to develop the capacity of nitrogen fixation in plant। मतलब विभिन्न वांछित गुणों से युक्त जीवाणु तथा पौधों या जंतुओं को उत्पन्न करना, विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति तथा विकास की प्रक्रिया को समझना और अलग अलग प्रकार के फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता को बढ़ावा देना या बढ़ाना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द डीएनए फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोजेनियस। इसके द्वारा किसी भी एक जीव के ऐच्छिक डीएनए खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर से बाहर अथवा परख नली में ही एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे डीएनए को पुनर्संयोजन यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसे रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। यह क्रिया जीन क्लोनिंग कहलाता है। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। द फॉलोइंग बायोलॉजिकल टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फॉरेन डीएनए। द डीएनए सेगमेंट टू बी ट्रांसपोर्टेड वन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय वेक्टर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए। इट कैन बी अ फॉलोइंग टाइप। वह डीएनए जिसे वेक्टर के द्वारा अन्य जीवों के जीनोम तक पहुंचाया जाता है उसे फॉरेन डीएनए कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सिंथेटिक डीएनए और रैंडम डीएनए। एंजाइम्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन वैल्यूज द फॉलोज। लेजिंग एंजाइम। एंजाइम्स विच आर यूज्ड टू ओपन द सेल आर कॉल्ड लेजिंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम। दिस एंजाइम आर यूज्ड फॉर द क्लीवेज ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। एंजाइम को आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए के विशिष्ट स्थानों को पहचान कर उनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अधिकांश जीवाणुओं में इस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें दोनों स्टैंडों के क्षारकों के क्रम को दोनों ओर से पढ़े जाने पर उसी प्रकार उसके जो प्रकार हैं वो एक समान होते हैं। जिस प्रकार की मैडम शब्द में अंग्रेजी के वर्णमाला में उल्टे तथा सीधे रूप में एक समान ही होते हैं। अगला है क्लोनिंग वेक्टर। द डीएनए विच इज यूज्ड एज ट्रांसपोर्टर ऑफ अ कैरियर फ्रॉम ट्रांसफरिंग डिसाइड फ्रॉम फॉरेन डीएनए सेगमेंट इन टू अ सुटेबल होस्ट इज कॉल्ड अ वेक्टर। इसका मतलब है जो प्रत्येक कोशिकाओं में बाह्य आनुवंशिक पदार्थ को नष्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः किसी भी जीन अथवा डीएनए के टुकड़े को सीधे किसी कोशिका के अंदर प्रविष्ट नहीं कराया जा सकता, बल्कि पहले इसे किसी वेक्टर पर जोड़ा जाता है और उसके बाद इसे कोशिका में प्रवेश कराया जा सकता है। कैरेक्टर ऑफ एन आइडियल वेक्टर।
इसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए? तो इट हैव अ कैपेसिटी ऑफ डुप्लीकेशन, इट्स मॉलिक्यूलर वेट विल बी लेस सो दैट इट कैन बी इजीली ज्वाइंड विद जीन विच इज अ लार्ज एंड अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, आइसोलेशन एंड अ प्यूरिफिकेशन ऑफ वेक्टर शुड बी इजी, इट शुड बी डिक्टेटेड इनसाइड होस्ट। मतलब कि इसमें द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए तथा इसका अणु भार कम होना चाहिए ताकि इस पर बड़े तथा अधिक अणु भार वाले जीन को जोड़ा जा सके। और जो वेक्टर है उसका विलगन मतलब शुद्ध और आसान होना चाहिए। पोषक कोशिका जो होता है उसके अंदर वेक्टर अथवा रिकॉम्बिनेंट का विनिष्टीकरण नहीं होना चाहिए। विनिष्टीकरण का मतलब होता है डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। आगे है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन अ बैक्टीरिया, इट इज स्मॉलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसका मतलब यह है कि यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जो एक अनुवांशिक पदार्थ है। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। वायरस। Some virus exhibits lysogenic life cycle in host cell. They are not harmful for host cell. जो कुछ विषाणु होते हैं वो विषाणु पोषक कोशिकाओं में लाइसोजेनिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित करते हैं और ये जो पोषक कोशिका होता है उनके लिए हानिकारक नहीं होते हैं। स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइसोलेशन ऑफ डिसायर्ड जीन आर फंक्शनल डीएनए सेगमेंट, selection of suitable vector, transfer of foreign gene into vector DNA। इसका मतलब है कि वांछित जीन अथवा डीएनए खंड को प्राप्त करना तथा उपयोगी वेक्टर जो होते हैं उसका चयन करना, मतलब सुटेबल वेक्टर का चयन करना, और बाहरी जीन तथा जो वेक्टर होते हैं उसको जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए को प्राप्त करना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, it helps us to know the hereditary disease during embryo stage। मतलब कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या क्या उपयोग है? तो पौधों एवं जंतुओं की नई एवं अच्छी प्रजातियों का उत्पादन करना तथा भ्रूणीय अवस्था में आनुवांशिक रोगों की जानकारी प्राप्त करना। द ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। Cell cloning. It is the process of cloning by which group of genetically identical cell are produced from a single cell। अब क्लोनिंग क्या होता है? वो एक जीव के हूबहू एक समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं। किसी जीव में होने वाले अलैंगिक जनन अर्थात एक ही माता या पिता के जो उत्पाद होते हैं और उसके जो बच्चे होते हैं वो संतति होते हैं, उसे क्लोन कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि आनुवांशिक रूप से जनकों के समान जीवित इकाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को क्लोन कहते हैं। जीन क्लोनिंग को हम कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं? तो प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग को हम ऐसे और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो जीन क्लोनिंग होती है वह एक विशिष्ट जीन की अनेक प्रतिकृति तैयार करने की विधि होती है जिसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के किसी खास जीन को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की सहायता से काटकर अलग किया जाता है और उसके बाद उसे इन जीन खंडों को शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक किया जाता है अर्थात अलग कर लिया जाता है। जीन क्लोनिंग के उपयोग क्या क्या हैं? तो जीन क्लोनिंग की उपयोगिता असीमित है। इसकी सहायता से अनेक जीन उत्पाद पौधों तथा जंतुओं को सूक्ष्म जीव में बनाए जा रहे हैं। अनेक प्रकार के ट्रांसजेनिक जीव भी उत्पन्न किए गए हैं। जीन लाइब्रेरी के माध्यम से किसी जीव के सभी जीन्स क्लोन के रूप में विधिवत परिरक्षित किए जाते हैं अर्थात सुरक्षित रखे जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग जीन अभियांत्रिकी यानी कि जीन क्लोनिंग में किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एनिमल क्लोनिंग क्या होती है। तो जो एनिमल क्लोनिंग होती है वो जंतुओं में क्लोनिंग एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसमें जो क्लोनिंग अपवाद स्वरूप ही पाई गई है। हाइड्रा एवं जंतुओं के जो समयुग्मजी जुड़वे जंतु क्लोन के उदाहरण हैं, उसी प्रकार इनमें एक ही जाइगोट से एक बार में 4 से 8 संतति पैदा होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के क्लोन होते हैं अर्थात एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लोनिंग इन काउ मतलब गाय में क्लोनिंग। जापानी वैज्ञानिकों ने एक निषेचित अंड से 8 क्लोन तैयार करने में सफलता प्राप्त की। गाय के गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को उन्होंने 8 कोशिकीय अवस्था में पृथक किया था
तथा उचित एंजाइम की सहायता से भ्रूण की 8 कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग किया। इन कोशिकाओं को जब कल्चर माध्यम से में परिवर्तित यानी संवर्धित किया गया तो इनमें सभी में विभाजन प्रारंभ हो गया और इससे प्राप्त सूक्ष्म भ्रूण को अलग अलग गायों में जब प्रतिस्थापित किया गया तो सभी भ्रूण के बच्चे प्राप्त हुए। ये सभी एक दूसरे के क्लोन थे। तो ये थे पूरा इस चैप्टर का सारांश जो आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।